प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्य विद KPS चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास कपाल कुंडला का 20वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। दूसरे कमरे में जाकर लुत्फुन्निसा ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। वह 2 दिनों तक उस कमरे से बाहर न निकली। इधर 2 दिनों में उसने अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय कर लिया। स्थिर होकर वह दृढ़ प्रतिज्ञ हुई। सूर्यास्त होना चाहते थे। उस समय लुत्फुन्निसा पेशमन की सहायता से अपना श्रृंगार करने लगी। आश्चर्यकारी वेशभूषा थी। पेशवाज नहीं, पाजामा नहीं, ओढ़नी नहीं, रमणी वेश का कोई चिन्ह नहीं था। जैसी वेशभूषा उसने की उसे शीशे में देखकर उसने पेशमन से पूछा, क्यों पेशमन, क्या मैं पहचानी जा सकती हूँ? पेशमन बोली, किसकी मजाल है? लुत्फुन्निसा ने कहा, तो मैं जाती हूँ, मेरे साथ कोई न जाएगा। पेशमन कुछ संकुचित होकर बोली, दासी का कसूर माफ हो तो एक बात पूछूं? लुत्फुन्निसा ने पूछा, क्या? पेशमन ने कहा, आपकी मनसा क्या है? लुत्फुन्निसा बोली, केवल यही कि कपाल कुंडला का उसके पति से चिर विच्छेद हो जाए, इसके बाद वह मेरे होंगे। पेशमन बीबी, जरा मज़े में विचार कर लीजिए। वह घना जंगल होगा, रात हुआ चाहती है, आप अकेली रहेंगी। लुत्फुन्निसा ने इसका कोई जवाब न दे घर से बाहर हुई। सप्तग्राम के जिस जनहीन उप प्रांत में नवकुमार रहते हैं वह उसी तरफ चली। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। नवकुमार के घर के समीप ही एक घना जंगल है। पाठकों को यह याद रह सकता है। उसी के किनारे पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बैठ वह अपने औत्साहिक कार्य के बारे में सोचने लगी। घटनाक्रम अपूर्व रूप से उसका सहायक हो गया। लुत्फुन्निसा जहाँ बैठी थी वहाँ से उसे बार बार उच्चारित होने वाला कोई कंठ स्वर सुनाई पड़ता था। उसने उठकर चारों तरफ देखा। एक रोशनी जलती हुई दिखाई दी। लुत्फुन्निसा का साहस पुरुष से भी बढ़कर था। जहाँ से रोशनी आ रही थी वह उधर ही चली। पहले पेड़ की ओर आड़ से देखा। बात क्या है? उसने देखा कि रोशनी यज्ञ होम की है और मनुष्य कंठ मंत्रोच्चारण है। मंत्र में केवल एक नाम सुन पड़ा। परिचित नाम सुनते ही लुत्फुन्निसा यज्ञकर्ता के पास जा बैठी। इस समय वह वहाँ बैठी रही। पाठकों ने बहुत काल से कपाल कुंडला की खबर नहीं पाई है, अतः कपाल कुंडला की भी खबर जरूरी है। लुत्फुन्निसा के आगरे जाने और फिर सप्तग्राम लौटकर आने में कोई 1 साल हुआ। कपाल कुंडला 1 वर्ष से नवकुमार की गृहिणी है। जिस दिन प्रदोष काल में लुत्फुन्निसा जंगल आई उस समय कपाल कुंडला कुछ अनमनी सी अपने शयनागार में बैठी है। पाठकों ने समुद्र तटवासिनी आलूलायित केशा और भूषण विहीना जिस कपाल कुंडला को देखा था अब वह कपाल कुंडला नहीं है। श्यामा सुंदरी की भविष्यवाणी सत्य हुई है। पारसमणि के स्पर्श से योगिनी गृहिणी हो गई है। इस समय वह सारे रेशम जैसे रुपैले लंबे बाल जो पीठ पर अनियंत्रित फहरा करते थे अब आपस में गुथकर वेणी रूप में शोभा पा रहे हैं। वेणी रचना में भी बहुत कुछ शिल्प परिपाटी है। केश विन्यास में सूक्ष्म केशी कार्य श्याम सुंदरी के विन्यास कौशल का परिचय दे रहा है। फूलों को भी छोड़ा नहीं है। वे भी वेणी में चारों तरफ खूबसूरती के साथ गुथे हुए हैं। सिर के बाल भी समान ऊंचाई में नहीं बल्कि मालूम होता है कि आकुंचन युक्त कृष्ण तरंगमाला की तरह शोभित हैं। मुखमंडल अब केश समूह से ढका नहीं रहता, ज्योतिर्मय होकर शोभा पाता है। केवल कहीं कहीं पुष्प गुच्छ लटक रहे हैं और श्वेत बिंदु झलक रहे हैं। वर्ण वही अर्धपूर्ण शशांक रश्मि रुचिर। अब दोनों कानों से में स्वर्ण कुंडल लहरा रहे हैं। गले में नेकलेस हार है। रंग के आगे वे म्लान नहीं है बल्कि वे इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे अर्धचंद्र कौमुदी वसना धारिणी के अंग पर वह नैश कुसुमवत शोभित हैं। वह दुग्ध श्वेत जैसे शुभ्र वस्त्र पहने हुए है। वह वस्त्र आकाश मंडल में खेलने वाले सफ़ेद बादलों की तरह शोभा पा रहे हैं। यद्यपि वर्ण वही है लेकिन पूर्व की अपेक्षा कुछ म्लान जैसे आकाश में कहीं कहीं काले मेघ झलक रहे हों। कपाल कुंडला अकेली न बैठी थी। उसकी सखी श्याम सुंदरी पास में बैठी हुई है। उन दोनों में आपस में बातें हो रही हैं। कपाल कुंडला ने पूछा, नंदोई जी अभी यहाँ कितने दिन और रहेंगे? श्याम सुंदरा ने उत्तर दिया, कल शाम को चले जाएंगे। आहा, आज रात को भी यही औषधि लाकर रख लेती तो भी उन्हें वश कर मनुष्य जन्म सार्थक कर सकती। कल रात को निकली तो लात जूता खाया,
फिर भला आज रात कैसे निकलूं? कपाल कुंडला ने पूछा, दिन को ले आने से काम ना चलेगा? श्याम सुंदरा ने कहा, नहीं, दिन में तोड़ने से फल ना होगा, ठीक आधी रात को खुले बालों से तोड़ना होता है। अरे बहन, क्या कहें, मन की साध मन में ही रह गई। कपाल कुंडला ने कहा, अच्छा, आज दिन में तो मैं उस पेड़ को पहचान ही आई हूँ और जिस वन में है वह भी जान चुकी हूँ। अब आज तुम्हें न जाना होगा, मैं अकेली ही रात में जाकर ओस दिला दूँगी। श्याम सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, एक दिन जो हो गया सो हो गया, तुम रात को अकेले ना निकलना। कपाल कुंडला, इसके लिए तुम चिंता क्यों करती हो? सुन तो चुकी हो, रात को जंगल में अकेले घूमना मेरा बचपन का अभ्यास है। मन में विचार करो, यदि मेरा ऐसा अभ्यास न होता तो आज कभी तुमसे मुलाकात भी न हुई होती। श्याम सुंदरी ने कहा, इस ख्याल से नहीं कहती, किंतु यह ख्याल है कि रात को जंगल में अकेले घूमना क्या भले घर की बहू बेटियों का काम है? 2 आदमियों के रहने पर तो इतना तिरस्कार उठाना पड़ा। तुम यदि अकेली गई तो भला कैसे रक्षा होगी? कपाल कुंडला ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम क्या यह ख्याल करती हो कि मैं रात में घर से के बाहर होते ही कुचरित्रा हो जाऊंगी? श्याम सुंदरा ने कहा, नहीं नहीं, यह ख्याल नहीं, लेकिन बुरे लोग तो बुराई करते ही हैं। कपाल कुंडला ने कहा, कहने दो, मैं उनके कहने से बुरी तो ना हो जाऊंगी? श्याम सुंदरी, यह तो है ही, लेकिन तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो हम लोगों के मन को चोट तो पहुंचेगी ही। कपाल कुंडला ने कहा, इस तरह की व्यर्थ की चोट न पहुंचने दो। श्याम सुंदरा बोली, खैर मैं यह भी कर सकूंगी, लेकिन भैया को क्यों नाराज दुखी करती हो? कपाल कुंडला ने श्याम सुंदरा के प्रति एक विमल कटाक्षपात किया। बोली, इसमें यदि वह नाराज हों तो मैं क्या करूं? मेरा क्या दोष? अगर जानती कि स्त्रियों का विवाह दासी बनना है तो कभी शादी ना करती। इसके बाद और जवाब सवाल करना श्याम सुंदरी ने उचित न समझा, वह वहाँ से चली गई। कपाल कुंडला आवश्यकीय कार्य आदि से निवृत्त हुई, घर के काम से खाली हो वह उस दिलाने के लिए घर से निकल पड़ी। उस समय एक पहर रात बीत चुकी थी, चांदनी रात थी। नवकुमार बाहरी कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने खिड़की में से देखा कि कपाल कुंडला बाहर जा रही है। उन्होंने भी घर के बाहर हो मृणमयी का हाथ पकड़ लिया। कपाल कुंडला ने पूछा, क्या है? नवकुमार ने पूछा, कहाँ जाती हो? नवकुमार के स्वर में तिरस्कार लेश मात्र भी न था। कपाल कुंडला बोली, श्याम सुंदरी अपने पति को वश में करने के लिए एक वड़ी चाहती है, वही लेने जाती हूँ। नवकुमार ने पूर्ववत कोमल स्वर में पूछा, कल तो एक बार हो आई थी, फिर आज क्यों? कपाल कुंडला बोली, कल खोज कर न पा सके, आज फिर खोजूंगी। नवकुमार ने कोमल स्वर में ही कहा, अच्छा, दिन में जाने से क्या काम न होगा? नवकुमार का स्वर स्नेहपूर्ण था। कपाल कुंडला ने कहा, लेकिन दिन की ली गई जड़ी फलती नहीं है। नवकुमार बोला, तो तुम्हें खोजने की क्या जरूरत है? मुझे जड़ी का नाम बता दो, मैं खोज कर ला दूंगा। कपाल कुंडला ने कहा, मैं पेड़ देखकर पहचान सकती हूँ, उसका नाम नहीं जानती, और तुम्हारे तोड़ने से भी उसका फल ना होगा। औरतों को बाल खोलकर तोड़ना पड़ता है, तुम परोपकार में विघन न डालो। कपाल कुंडला ने यह बात अप्रसन्नतापूर्वक कही। नवकुमार ने फिर भी आपत्ति न की, बोले, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कपाल कुंडला ने अभिमान भरे स्वर में कहा, आओ, मैं अविश्वसनीय हूँ या क्या हूँ, अपनी आंखों से देख लेना। नवकुमार ने फिर कुछ न कहा। उन्होंने कपाल कुंडला का हाथ छोड़ दिया और घर के अंदर चले गए। कपाल कुंडला अकेली जंगल में घुस गई। 20वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।